दोस्तों नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह आज आप लोगों के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की 135वीं एपिसोड की चर्चा करूंगा। मैं प्रारंभ में भी इनकी मन की बात का प्रशंसक रहा। इनकी जो पहली मन की बात अक्टूबर 2014 में आया था उसको तो मैंने 2-3 बार सुना भी, उस पर लेख भी लिखा और प्रकाशित हुआ, बाद में भी सुनते रहा हूँ। तो आज वाली जो 135वीं वाली जो मन की बात है उसमें कुछ ऐसे आकर्षक चीज़ें हैं जिन्होंने उन्होंने कहा है। सबसे तो पहले उन्होंने भारत की सेना की जो बढ़ती ही अपनी स्वावलंबिता है, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाते का मेड इन इंडिया के कार्यक्रम का, इसके उन्होंने 2-3 उदाहरण प्रस्तुत किए। असम की नौसेना की और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो है उसकी मारक क्षमता की उन्होंने किया कि भारत जो है अब मिसाइल क्षमता में, अपनी सैनिक क्षमता में आगे बढ़ रहा है। और बार बार कहते भी है जब तक देश जो है अपनी सेना के सब आवश्यकताओं का अपने यहाँ उत्पादन नहीं कर पाएगा तब तक ये ज़्यादा अपने देश को सशक्त नहीं बना पाएगा। एक तो उनका ही है। दूसरा है कि जो सेना की जो उत्पादनता बढ़ा करके जो पहले की सैन्य सामग्री की हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, भारत को एक्सपोर्ट करने वाला भी बनाया। अब जैसे कि उदाहरण में है कि जो पहले 500 करोड़ के आसपास ही सेना एक्सपोर्ट करती थी 2014 में, और 25 में वो 35 हज़ार करोड़ का जो है उनका एक्सपोर्ट का जो है बढ़ा है। तो ये काफ़ी है। बहुत देशों से भारत के ब्रह्मोस की, मिसाइल की, इन लोगों के और जो तोप वगैरह के डिमांड पर है। सेना की चर्चा करने के बाद उन्होंने जो मन की बात में इस बात पर जोर दिया कि देश की जनता उनकी बात को मानती है। उन्होंने ईरान और अमेरिका इजराइल वाली युद्ध की जो जिक्र करते हुए बताया कि मध्य एशिया के देशों में जो युद्ध चल रहे हैं उससे भारत में सैन्य संकट जो है, भारत की भी जो है ये समस्याएं हैं। खास करके जो तेल के संबंध में, सोने की आयात पर बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो इसके लिए अभी लोगों से आग्रह किया था, 3-4 बिंदुओं पर उन्होंने आग्रह किया था कि हमें जो है विदेशी मुद्रा, जो सबसे ज़्यादा भारत का व्यय होता है सोना के आयात पर, तेल के आयात पर, खाद फर्टिलाइज़र का भी आयात हमें करना पड़ता है, तो इनको हम किस तरीके से कम करें। अब भारत के लोग यदि इसकी कम से कम खपत करेंगे तो ज़्यादा जो है हम इसको बचा सकते हैं। तो उन्होंने सोना के लिए भी लोगों से आग्रह किया। तो उन्होंने बताया कि जो आंकड़े आए हैं, आरबीआई के भी आंकड़े आए थे, उसमें भी था कि 70% की गिरावट आई है। और तेल की जो हालांकि जो खर्च है दाम बढ़ने की वजह से तो ज़्यादा हुए हैं, पैसे लगे हैं, विदेशी मुद्रा गए हैं, लेकिन उसकी भी खपत हुई है। देश के किसानों से आग्रह किया था कि जैविक खाद का उपयोग करें, इससे जो है विदेश से हमें जो खाद को हम आयात करते हैं उसकी निर्भरता कमेगी। दूसरी, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनेगी। खाद बार खाद देने से ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कम होती है। तो लोगों ने इसको भी स्वीकारा। और जो पेट्रोल डीजल कम हो इसके लिए उन्होंने कहा कि शहर में जो है पुलिंग का हो, कि लोग जो है शेयर करके जाए, एक ही कार्यालय जाए, एक ही मोहल्ले से कई गाड़ी जाते, किसके परिवार के पति पत्नी बच्चे अलग हैं, सबकी गाड़ी जाते अलग अलग। तो उन्होंने इस पर कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बसों का, मेट्रो का, इन सबों का उपयोग करें। उन्होंने कहा इसका भी असर है और देश की जनता ने उसे स्वीकारा। इसके लिए उनके धन्यवाद भी दी। अब उनकी बात को लोग स्वीकारते क्यों है? किसी नेता की बात को स्वीकारता वही है जब वो करिश्मेटिक हो, जिसमें लोगों की बात को मानता हो और कुछ शक्ति विशेष हो। श्रीमती गांधी में भी करिश्मेटिक लीडरशिप का प्रभाव था, कुछ समय पंडित नेहरू में भी था। अब नरेंद्र मोदी जी में इस करिश्मेटिक जो नेतृत्व है उसकी कई बार है। सिर्फ जो है उनके नाम पर जो बीजेपी को 2014 में जो वोट मिली उसमें भी मोदी का करिश्मा, 19 वाले में तो अभूतपूर्व 304 सीटें इन्हें मिली, ये भी अभूतपूर्व सफलता थी। और कोरोना काल में उन्होंने 3-4 कॉल दिया तो लोगों ने उसको भी स्वीकारा। खास करके लोगों से कहा कि कोरोना के संकट के समय में हम
अपने जो मानसिक स्थिति को बदलने के लिए एक थाली बजा में लोगों ने थाली भी बजाया। डॉक्टरों के स्वागत के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ताली बजाओ, लोगों ने ताली भी बजाया। और इन्होंने जब नोटबंदी का किया, बहुत सारे लोगों का कठिनाइयाँ भी हुई, तब भी लोगों ने उसको स्वीकारा, इनकी सराहना की। तो इनकी जो ये बात, करिश्मेटिक बात इनके मुख से निकलता है, लोग स्वीकारते हैं। और जब वे सत्ता में आने के बाद 2014 में उन्होंने एक विचार व्यक्त किया था कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, गांव गरीब हैं, गरीब गांव में रहते हैं, चूल्हे पर खाना बनाती हैं और उनके लिए जो है गैस की व्यवस्था हो। उन्होंने बताया कि सरकार की थोड़ी असमर्थता, जन सहयोग चाहिए। तो लोगों से आग्रह किया कि आप जो है अपने जो सामर्थ्यवान लोग हैं, वो जो गैस की जो सब्सिडी ले रहे हैं, उस सब्सिडी को छोड़ें। और आंकड़े बता रहे हैं 1 करोड़ लोगों ने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ी। और इससे जो सरकार की बचत हुई, इससे जो है उज्ज्वला योजना गांव गरीबों के लिए शुरू किया गया, सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर दिए गए। पहले तो 12 थे, अब सीमित करके उसको 4 कर दिया गया है। लेकिन जन तक गाँव गरीब में भी जो गैस के हो, लकड़ी का बचे, पर्यावरण की सुरक्षा भी हो, लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, तो लोगों ने इसको भी सराहा भी और स्वीकारा भी है। तो ऐसे महत्वपूर्ण बात जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो लोग उसको स्वीकार करता है। और इनकी मन की बात जो है कोई राजनीतिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। लोग किसी पार्टी की निंदा नहीं करते हैं, किसी नेताओं की तारीफ या निंदा नहीं करते हैं, बल्कि देश की समस्याओं और देश के लोगों को जागृत किस तरीके से किया जाए, छोटे लोगों के जो देश के विकास में योगदान है उसको सराहा जाए और लोगों को उत्साहित किया जाए कि अच्छे काम करें। चाहे खेल खिलाड़ी हो, सैनिक हो, किसान हो, पर्यावरण के लिए काम करने वाले हों, फसल उत्पादन करने वाले हो, मधुमक्खी पालक हो, कुटीर उद्योग वाले हो, पेड़ पौधे बहना चाहे हो, पढ़ी हो, अनपढ़ महिलाएं हों। और गांव में कई बार जो है जिस तरह से कढ़ाई बुनाई वाले हों, नए नए पेंटिंग वाले हैं, तरह तरह के विषयों पर इन्होंने अपने विभिन्न जो मन की बात किया है, उसमें देश के लोगों के ही विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को सराहा है। जिसको पहले कोई महत्व नहीं देते थे, नकार नहीं देते थे, उन छोटी छोटी चीज़ों को जो है उन्होंने सराहना की है। जैसे कि उपन्यास से पहले जो है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जो छोटी चीज़ें हैं उसमें भी हमें आनंद खोजनी चाहिए। हर चीज़ में आनंद है, केवल बड़ी से बड़ी चीज़ों की आनंद नहीं, बच्चों के मुस्कुराहट में भी आनंद है, चिड़िया की चहचहाहट में भी आनंद है। तो ऐसे ही उन्हें हर आनंद के, हर उपलब्धि के करने वाले, काम करने वालों की सराहना भी किया। यही सराहना यहाँ जिनका नाम ले रहे हैं, बाद में लगता है कि वे पद्म पुरस्कार के लिए आमंत्रित होते हैं। पहले जो पद्म पुरस्कार गने चुने लोगों को, मन चाहे लोगों को मिलता था, अब इसको जनसहभागी लोगों के बाद जो जनता के लिए, गरीबों गाँव का काम करते हैं, जन सामान्य लोगों को चुन चुन करके दिया है। तो इस बात की भी उन्होंने चर्चा की। और इसमें अपनी मन की बात में वो प्रयास करते हैं कि देश के जो विभिन्न राज्य हों, क्षेत्र हों, उन सब की समस्या हों, उनकी उपलब्धियों को भी सराहना करें। इस बार तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की जो नागालैंड की जो खेल के लिए बच्चों कार्यक्रम प्रारंभ नया 3 वर्षों से, उसकी सराहना की। मेघालय में जो लकड़ी के जो है पेड़ पौधों से भी मोड़ करके जिस तरह से लोग अपना पुल बना लेते हैं, उसकी जड़ों को दोनों पार्ट में पेड़ लगा करके और उसको जो लोगों के यातायात की सुविधा दे देते हैं मेघालय की, उसकी चर्चा की। उन्होंने आसाम की भी उपलब्धियों की चर्चा की, तो विभिन्न केरल की उपलब्धियों की चर्चा की। बीच में तो उन्होंने बिहार की जो पुरानी सांस्कृतिक चीज़ की भी चर्चा नहीं छोड़ते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय की अचीवमेंट की चर्चा की, पुरानी स्मृतियों को भी याद किया। और नए समय में जो पारंपरिक परंपरा हमारी जो थी, शास्त्रार्थ की परंपरा थी, एक दूसरों के विचारों को व्यक्त करना और सुनना, ध्यान से सुनना, व्यक्त करना, तो वाद विवाद की बात को, मनन को भी उन्होंने चर्चा की। और उसमें बड़े ही अच्छे शब्दों के साथ, शांति के साथ इस बात को रखा कि किस तरह से कि जो हमारा शास्त्रार्थ की परंपरा है और वाद विवाद और मंथन की, उस कार्यक्रम को जो है उन्होंने सराहना की। और भी उम्मीद किया कि देश के अन्य जगह विश्वविद्यालयों में हो। तो ये जो शास्त्रार्थ का था वो पारंपरिक वेशभूषा में था। हालांकि डिबेट डिस्कशन तो विश्वविद्यालयों में होते भी हैं, खुले मंच से भी होते हैं।
रूप तो वही होता है लेकिन अलग वेशभूषा में। राष्ट्रीय वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा में भी इस तरह के शास्त्रार्थ का कार्यक्रम हो। और देश में खास करके बहुत जगह जो है इसका कार्यक्रम को जो है अभी भी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो मंथन की है, प्रज्ञा प्रवाह है और संस्कृति वाले हैं, ये सब जो है इस काम को जो करते हैं। इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय की एक खास बात की चर्चा की कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा जो है एआई सेक्टर में काम करने के लिए बीटेक की डिग्री की प्रारंभ किया गया है। अभी एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अभी भारत से भी चीन बहुत ज़्यादा आगे है। सऊदी अरेबिया में जो एआई एजुकेशन जो है बालकाल से ही लागू कर दिया गया है, चीन में भी लागू किया गया है और भारत में भी जो है एआई जो है क्लास 3 से लागू किया गया है। तो एआई को भी चाहिए कि भारत में भी जो इसको लागू हो और इसको उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्तर पर जो वहाँ शुरू किए और विभिन्न जगह पर दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी सभी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये कंप्यूटर के तो पहले ही से मोबाइल का बहुत यूज़ कर रहे थे और एआई को भी जन जन तक पहुंचाना और जो संस्कृत जैसे जो प्राचीन भाषा में भी करना, अंग्रेजी वाले तो इसको करते ही और इसको दूसरे भाषाओं में भी करना। खास करके पांडुलिपियों के संरक्षणों को भी जोड़ दिया गया। वहाँ सबको जो है डेटाबेस तैयार करके इसको पढ़ाने की बात की। ये जो उनका प्रेम है डिजिटलाइजेशन की। अब भारत में जो शिक्षा का गैप था, जो खास करके कोरोना काल में जिनके पास अच्छे मोबाइल थे अच्छी शिक्षा पाई, गांव गरीब के लोग जहां नेटवर्क नहीं था, अच्छे मोबाइल नहीं थे, शिक्षा में कम हो गए थे। तो अर्बन और रूरल एरिया, पब्लिक और प्राइवेट एजुकेशन में जो डिफरेंस है अब एआई सेक्टर में नहीं हो, तो इसके प्रति भी उन्होंने ध्यान दिया, उसकी चर्चा उन्होंने की। और बाद में यदि उन्हें प्रधानमंत्री महोदय ने किया है तो इसका भी विस्तार होगा और दूसरे क्षेत्रों में भी इसको लागू किया जाएगा। और भारत भी एआई के क्षेत्र में पीछे नहीं रहे। भारत को यदि अपने को विश्व गुरु बना है, नई ज्ञान को भी प्राप्त करना है और पारंपरिक ज्ञान जो है भारतीय ऐतिहासिक ज्ञान और उसका एंशिएंट नॉलेज, उस सिस्टम को भी जो है बचा के रखना है, उसको और भी विकसित करना है। इस पर भी उन्होंने चर्चा की। तो इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दे को इसमें उठाया और देश की समस्या को, देश की लोगों को भी कई बातों को आगाह किया, लोगों से आमंत्रित भी किया कि अब ऐसे कई विषय हैं तो यदि इसको इस तरह से लाया जाए तो जा कर के उन समस्या को उठाएगा। इस क्रम में मैं केवल प्रधानमंत्री जी का भी 2-3 बातों पर ध्यान करूं कि अभी जो है इंडियन मेडिकल काउंसिल के द्वारा भी कई आया है, ड्रग वाले में आया है। देश में जो दवाइयों का उत्पादन हो रहा है उसमें भी काफ़ी मिलावटी हैं। जिन केमिकल का उल्लेख किया जाता है वो नहीं होता है, तो सरकार को भी इस पर कड़ाई करनी चाहिए। मोदी जी आते ही बहुत सारी दवाई, जीवन रक्षक दवाइयों की तो कीमत घटाई, लेकिन अब चाहे इन लोगों ने मनमाने तरीके से दवाइयों की कीमत को बढ़ा दिया है। दूसरी स्थिति है उनके राज्य गुजरात में तो शराबबंदी बहुत पहले से था, तो उनको भी चाहिए यदि मन में आवे तो शराबबंदी के लिए भी यदि आग्रह करेंगे तब जाकर के इसका भी प्रभाव पड़ सकता है। युवकों में जो है नशाखोरी, जैसे पंजाब और दूसरे जगह लोग ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, तो उस संबंध में भी यदि प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात के इस बातों को रखेंगे, दवाई की समस्या, दवा के काम का नियंत्रण करना, दवा के कंपोजिशन का, दवा का निर्माण का, और तो यदि इस पर ध्यान दें और शराबबंदी नशा पर भी ध्यान, जो बिहार में नीतीश कुमार ने बड़े सशक्त तरीके से लागू किया बहुत दबाव के बाद, और गुजरात में तो बरसों से है, तो उस बात को भी यदि वो देश में आग्रह करेंगे तो जा कर के जो है इसका भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे उन्होंने पर्यावरण के लिए और सब चीज़ों के लिए जनता की बातों को ध्यान में रख कर के किया है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो यदि उनका ध्यान ऐसी समस्याओं को जाता है जिससे कि भारत की जो समाज का निर्माण हो, युवकों में भी हो, अच्छा हो, उनके स्वास्थ्य भी सही रहे, चैत्य निर्माण हो। आज का युवक यदि छात्र यदि अच्छा हुआ, ज्ञानवान होगा, चैत्यवान होगा, उनके जो स्वास्थ्य के लिए भी संरक्षण होगा तो देश विकसित होगा।
तो ऐसी स्थिति में ही हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी बातों को भी प्रधानमंत्री अपने भाषण जो मन की बात में रखते हैं तो अच्छा ही होगा। और उनकी मन की बात तो यही है, भारत सशक्त हो, भारत के युवा सशक्त हो, भारत विकसित हो, भारत में उत्पादन हो और भारत जो है विश्व के स्तर पर भारत की मान प्रतिष्ठा बढ़े, हर भारतीय में सद्भाव हो, प्रेम हो, सबका सबवास हो। उनका तो नारा यही है, सबका विकास, सबका सहयोग। यही उनकी मन की इच्छा है और वही मन की बात है जिसे वो व्यक्त करते हैं। और भारत के काफ़ी आबादी इसको देखते भी है और ज़्यादा से लोग इंतज़ार भी करते हैं कि प्रधानमंत्री 30 तारीख के पहले कब आए जो मन की बातें रखें। धन्यवाद साथियों।